लैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग के इस एपिसोड की शुरुआत में एल्डर कई जो होती है ये कहती है कि इस बारी मैं खुद पर्सनली इस साल की न्यू क्लास को देखने वाली हूँ और मैं वाकई में काफी अच्छी तरीके से तुम लोगों को पढ़ाऊंगी। और भाई साहब इनने ये जो बात कही थी इस वजह से इन चारों को ही काफी तगड़ा वाला झटका लगता है। और फिर ये जाते हुए कहती है कि टीचर शेनयी, टीचर वू चांगकोंग, चलो इन सभी स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ले आओ। तो इसके लिए टीचर वू चांगकोंग भी मान जाते हैं और ये सभी से कहते हैं कि चलो मेरे साथ आओ। जबकि इस तरफ टांग विलिन जो होता है परेशान होते हुए सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। जब से इसने हमें इनर कोर्ट के अंदर जाने से रोका है तब से इसने पूरी तरीके से हमें अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया है। ये बुढ़िया तो सच में काफी ज्यादा चालू है। और फिर हमें मेन टीचिंग बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर शेन जो होती है ये कहती है कि स्टूडेंट जिस हिसाब से तुम लोग का नाम अनाउंस कर रही हो तो तुम लोग उसी अनुसार अपनी अपनी सीट पे बैठो। और टांग विलिन जो है ये पहली सीट पे पहले नंबर पे बैठेगा। और इस चीज को सुनकर टांग विलिन चौंक जाता है और कहता है कि क्या पहली लाइन में पहले नंबर पर। जबकि गुई जो है ये भी दूसरे नंबर पे बैठेगी, ज़ेज़े तीसरे नंबर पे बैठेगा, ज़ियो यान चौथे नंबर पे बैठेगी। कुल मिला के पहली लाइन में ही इन चारों को बैठा दिया गया होता है। और इनको भी समझ में नहीं आता है कि आखिरी सिचुएशन क्या है, लेकिन ये इतना तो समझ गए थे कि ये जो भी हो रहा है जानबूझकर किया जा रहा है। और ये लोग फुसफुसाते हुए कहते हैं कि ये जो सीट है ये लेक्चरर के काफी ज्यादा करीब है और ऐसा दिखता है जैसे कि फ्यूचर में हम यहाँ पे आराम से नहीं रह पाएंगे। और टीचर शेन जो ये कहती हैं कि एल्डर काई इस साल के न्यू ईयर क्लास में टोटल 101 स्टूडेंट्स हैं और ये पूरे 101 यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस चीज को सुन के एल्डर काई जो ये कहते हैं कि ठीक है, यहाँ शरक एकेडमी में टीचर सिर्फ तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएंगे, दरवाजा दिखाएंगे, लेकिन तुम अपनी मंजिल तक पहुँच पाते हो या नहीं उसके लिए तुम्हें खुद आगे बढ़ना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और तुम्हारी जो सक्सेस है वो तुम्हारे खुद के एफर्ट पे डिपेंड करती है। चलो ठीक है, बहुत हो गया, आज तुम लोग सारी चीजों को अच्छे से जान लो, समझ लो कि आखिर चीजें यहाँ पे कैसे होती हैं। और टीचर शेन जो है तुम लोगों को यहाँ के रूल्स और एजुकेशन स्टाइल को समझा देंगी। तो इसके लिए टीचर शेन भी मान जाती है और इतना कह के यहाँ से जाने लगती हैं। मगर एल्डर के जाने से पहले एक बारी के लिए इन चारों की तरफ देखती हैं तो ये चारों ही परेशान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये न्यू स्टूडेंट्स की क्लास को क्यों मैनेज कर रही हैं। तो ज़ेज़े भी कहता है कि हमने तो इन्हें स्कूल के भी शुरू होने से पहले ही नाराज कर दिया था, लगता है कि अब हमारा खेल खत्म हो जाएगा। तो ये लोग जो होते हैं सब मिलकर कहते हैं कि बस उम्मीद तो यही है कि ये आगे से फ्यूचर में फ्रेशमैन क्लास लेने काफी कम बार ही आए। टीचर शेन जो होती है कहती है कि शेरक एकेडमी के बिहाफ में मैं तुम सभी का स्वागत करती हूँ और जो कुछ भी अब मैं आगे बताने वाली हूँ वो तुम लोगों के फ्यूचर स्टडीज के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से याद रखना, नोट कर लो। तुम सभी लोग जो हो अब शेरक एकेडमी के मेंबर्स हो, तो जो कुछ भी तुम बाहरी दुनिया में जाके करते हो वो शेरक एकेडमी को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर तुम लोग अपनी हद को पार करते हो तो एकेडमी जो है तुम्हें पनिश करेगी और जो पनिशमेंट होगी वो पूरी तरीके से फेडरेशन की डिसाइड की वाली से पूरी तरीके से अलग होगी। और इन सारी चीजों को सुन के टांग विलिन सोचता है कि शेरक एकेडमी जो है ये सच में काफी अमेजिंग है, इसका खुद का अपना तरीका है चीजों से निपटने के लिए। और टीचर शेन जो होती है कहती है कि तुम में से हर एक स्टूडेंट के पास आइडेंटिफिकेशन कार्ड है और ये जो स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन कार्ड है तो तुम लोगों की इंफॉर्मेशन और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो इसमें स्टोर्ड है। और तुम लोग जो हो इन कंट्रीब्यूशन पॉइंट से कल्टीवेशन रिसोर्सेज, स्पिरिट सोल्स, स्पेशल फैसिलिटीज वाले कैंपस का टाइम, टीचर से पर्सनल गाइडेंस, स्पिरिट एसेसिंग प्लेटफॉर्म का एंट्रेंस से एक्सचेंज कर सकते हो। और वर्किंग स्टूडेंट्स को खासकर इनकी जरूरत फूड खरीदने में होती है। और आउटर कोर्ट में कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो है किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं और इससे वाकई में तुम हर चीज कुछ भी एक्सचेंज कर सकते हो। और तुम लोग पक्का इस चीज को लेके काफी क्यूरियस हो गए कि आखिर तुम लोग और भी पॉइंट्स को कैसे ऑब्टेन करो। इसके लिए तुम्हें बस जॉब्स को कंप्लीट करना है एकेडमी के लिए जिससे कि तुम लोग कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को हासिल कर सको। और वाकई में तुम लोगों के चूज करने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा तरह तरह की जॉब्स हैं। और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए तुम लोग फिजिकल लेबर, मेटल फोर्जिंग, मेका मेकिंग, मेका डिजाइन, मेका मेंटेनेंस जैसे काम कर सकते हो। और आखिर किन चीजों पे तुम्हें खर्च करना है कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को ये पूरी तरीके से तुम
पे ही है और ये जो पॉइंट्स है ये तब तक वैलिड है जब तक कि शेरक एकेडमी जो है ये खड़ी हुई है और क्लासेस जो होंगी ये सिर्फ मॉर्निंग में होंगी। तो तुम लोग पूरी आज़ादी से जो चाहो वो कर सकते हो दोपहर में और शाम के समय। और स्पेशल सरकमस्टेंसेस या फिर टीचर के अप्रूवल के अलावा अगर कोई 3 बार एब्सेंट होता है तो उसको तुरंत ही एक्सपेल कर दिया जाएगा। और कैंपस में कुछ ही जगह है जहाँ पे फेडरेशन मनी को एक्सेप्ट किया जाता है और इसके अलावा अगर तुम लोग फेडरेशन के मनी से कुछ भी खरीदते हो तो उसे तुम कैंपस में नहीं ला सकते और जो कोई भी पकड़ा जाएगा उस पे फाइन लगा दिया जाएगा। और हाँ, शेरक एकेडमी का जो एलिमिनेशन सिस्टम है वो ये है कि जो कोई भी ईयरली माइनर एग्जाम में बॉटम 5 में आता है तो उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, क्योंकि शेरक एकेडमी जो है ये सिर्फ मॉन्स्टर्स को ही पालती है। और बेशक तुम लोग यहाँ पे अपना समय आराम से बिता सकते हो लेकिन इस तरीके से तुम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ही टिक सकते हो। और ऑप्शनल कोर्सेज की जो लिस्ट है उसके बारे में तुम लोगों को बाद में बता दिया जाएगा और वो जो लिस्ट है वो ये बताएगी कि तुम्हें और कौन सी रिक्वायर्ड क्लासेस लेने की जरूरत है। और ये जो कुछ ऑप्शनल क्लासेस है ये एकेडमी में ही अवेलेबल हैं। और रही बात एकेडमी से तुम लोग किस किस रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हो, तो बता दूं कि स्टूडेंट्स को कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत होगी जिससे वो क्लासेस में इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज को खरीद सकें। और रही बात नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए, उनमें से जो कुछ क्लासेस है वो पूरी तरीके से फ्री है लेकिन कुछ को पूरा पेमेंट देना पड़ता है। और रही बात वर्किंग स्टूडेंट्स की, तो ये कोई सा भी ऑप्शनल क्लास लेते हैं तो उन्हें उसके लिए पे करना ही पड़ेगा और सभी स्टूडेंट्स को ही कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ेगी जिससे कि ये क्लासेस में इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकें। और हाँ, इसके अलावा तुम लोग एकेडमी की जो पब्लिक प्लेटफॉर्म है उस पे ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हो। हालांकि एकेडमी जो है इसका 50% चार्ज लेगी टोटल ट्रांजैक्शन अमाउंट का, जो कि एक तरीके से इंटरमीडिएट फी होगी। और क्लास के बाद तुम लोग खुद जाके कैंपस को देख सकते हो और इसके अलावा कुछ जॉब्स भी कर सकते हो जिससे कि पॉइंट्स को कमा सको। और हाँ, पॉइंट डिटेक्शन से संभल के रहना, क्योंकि अगर तुम में से कोई भी -1000 पॉइंट्स पे चला गया तो तब भी तुम लोगों को एक्सपेल कर दिया जाएगा। और अगर तुम लोग 35 साल के होने से पहले 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन जाते हो तो इस तरीके से तुम लोग ग्रेजुएट हो जाओगे। और सिर्फ 33% ही आउटर कोर्ट स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो पाते हैं, मतलब कि तुम सभी आउटर डिसाइपल्स में सिर्फ 30% ही ऐसे स्टूडेंट है जिनके अंदर वो गुण है जिससे कि वो एक बैटल आर्मर मास्टर बन सकते हैं। और अगर तुम लोगों का पहले से काफी अच्छा फाउंडेशन है सेकेंडरी प्रोफेशन में, वो भी यहाँ पे आने से पहले से, तो फिर तुम लोगों को बधाई हो, तुम लोगों को प्रोग्रेस करने में काफी ज्यादा आसानी होगी। और इसके अलावा जो कोई भी 25 साल की उम्र तक एक 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर बन जाता है तो वो इतना एलिजिबल हो जाएगा जिससे कि वो इनर कोड को ज्वाइन कर सके। और अगर तुम लोग इनर कोड एग्जाम को पास नहीं कर पाते हो तो तुम लोग बस आउटर कोड स्टूडेंट के तौर पर ग्रेजुएट होके यहाँ से चले जाओगे। और भले ही शायद तुम लोगों में से किसी ने भी इस बारे में नहीं सोचा होगा लेकिन वाकई में तुम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं है। और चलो अब बैटल आर्मर मास्टर्स के टॉपिक पे आते हैं। ये जो बैटल आर्मर मास्टर्स जो हैं ये अभी सोल मास्टर्स ही हैं और ये जो मेका होते हैं ये लोगों के द्वारा पहने गए इक्विपमेंट्स होते हैं, जबकि जो बैटल आर्मर होता है वो मार्शल सोल के लिए इक्विपमेंट होता है। और असल में 1 वर्ड बैटल आर्मर मास्टर जो है एक तरीके से शुरुआत ही है सिर्फ 2 वर्ड्स के लिए। और जब तुम्हारे पास अपना आर्मर होता है तो एक तरीके से तुम्हारी बॉडी और मार्शल सोल का एक्सटेंशन बन जाता है और तब तुम एक असली बैटल आर्मर मास्टर बनोगे। और यही वो पहला रीजन है जिसकी वजह से हर हाल में तुम लोगों को अपने बैटल आर्मर के साथ अपनी मार्शल सोल को फ्यूज करना है और ये दोनों एक दूसरे के साथ हर हाल में रेजोनेट करनी चाहिए और तब तक अट्रैक्ट करनी चाहिए जब तक कि ये पूरी तरीके से एक ना हो जाए, जिससे कि ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। और यहाँ पे बैटल आर्मर के टोटल 4 लेवल्स हैं जो कि 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड बैटल आर्मर है। तो अगर तुम लोग एक बैटल आर्मर मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में एक सेकेंडरी प्रोफेशन को चूज करना ही होगा और जो ये सेकेंडरी प्रोफेशन होगा ये एक तरीके से आर्मर को बनाने से रिलेट होना चाहिए। और फिलहाल अभी के लिए जो सबसे ज्यादा इफिशिएंट प्रोफेशंस हैं वो मेका मेकर और मेका डिजाइनर्स के हैं। और डिजाइनर्स जो होते हैं एक ऐसे बैटल आर्मर को क्रिएट करते हैं जो कि परफेक्टली उनकी मार्शल सोल को सूट करती है, क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा बेहतर कौन ही जानता है। जबकि जो मेका मेकर्स होते हैं वो बैटल आर्मर में सर्किट्स बनाते हैं जिससे कि बैटल आर्मर और मार्शल सोल का जो फ्यूजन है वो आसान हो जाता है। और इसी वजह से ये जो 2 सेकेंडरी प्रोफेशन है तुम्हारे सबसे बेस्ट चॉइसेस हैं। और हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास पूरी तरीके से आजादी जिससे कि तुम लोग एक ब्लैक स्मिथ या फिर मेका मैकेनिक को चूज कर सकते हो अपने सेकेंडरी प्रोफेशन के लिए। और अगर ईमानदारी से कहूँ तो फोर्जिंग जो है
शुरुआत करने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल है, इसलिए इसको चूज करने के लिए मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।